हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। हम यहाँ पे जो है क्लास 8 की एनसीईआरटी जो है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है आवर पास्ट पार्ट 3। एंड इसका हमने जो है 7 चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम जो है बात कर रहे थे वीवर्स के बारे में, आयरन स्मेल्टर्स के बारे में, एंड इंडिया का जो कॉटन क्लॉथ है राइट, उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि किस तरह से जो है उसकी डिमांड यहाँ पे इंग्लैंड में रहती है। तो वहाँ पे जो है ना इंडिया से इस कपड़े को जो है एक्सपोर्ट किया जा रहा था टुवर्ड्स दी इंग्लैंड। तो फिर बट वहाँ पे धीरे धीरे इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो हो जाता है, तो इंडिया का जो कॉटन क्लॉथ है उसकी डिमांड जो है वो डिक्लाइन हो जाती है। एंड जिसकी वजह से जो है ना इंडिया के जो वीवर्स होते हैं उसके ऊपर जो है काफी गलत इफेक्ट पड़ता है। तो ये भी चीजें हमने यहाँ पे देखी थी कि उनका जो है इंडियन टेक्सटाइल्स का जो है डिक्लाइन यहाँ पे किस तरह से होता है। तो यहाँ तक ये सारी चीजें हम जो है अपने प्रीवियस पार्ट में, जो 7 चैप्टर है उसे मैंने 2-3 पार्ट्स में कवर किया है। तो इसका जो प्रीवियस पार्ट है राइट, उसमें हम ये सारी चीजें कवर कर चुके हैं। एंड आज हम यहाँ पे इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड इसके बाद एक और इसका पार्ट बनेगा छोटा सा, थोड़ा सा लेंथी है, डेट इज वाई जो है इसे मैंने थोड़े पार्ट्स में डिवाइड किया है, राइट। तो ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस पे आपको जो है डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड जो है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। लिंक इसका जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ, डायरेक्टली वहां पे क्लिक करके आप इसे फॉलो कर सकते हो। एंड कोई भी और पीडीएफ जो है, जो भी आपको यहाँ पे चाहिए, वो सारी पीडीएफ वगैरह जो है रिगार्डिंग यूपीएससी प्रिपरेशन, वो आपको जो है इस चैनल के ऊपर मिलेगी, राइट। Let's continue with the same chapter, chapter number 7। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो है ना जो वीवर्स होते हैं राइट, जो वीवर्स थे यहाँ पे हाथ के साथ यहाँ पे काम करते थे, उनका काम तो यहाँ पे डिक्लाइन हो जाता है। तो अब धीरे धीरे यहाँ पे जो है ना मिल्स बननी स्टार्ट हो जाती है हमारे इंडिया में। तो कॉटन मिल्स जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती हैं। तो जो लोग यहाँ पे अनएम्प्लॉयड हुए थे, जो कि पहले वीवर्स हुआ करते थे, तो उनमें से कई सारे लोग जो है हमने देखा था कि वो तो कई यहाँ पे प्लांटेशंस में भी काम करने के लिए चले जाते हैं ना। उनमें से कुछ लोग जो है वो इन फैक्ट्रीज में आके जो है, इन मिल्स में आके जो है वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो सबसे पहली जो कॉटन मिल थी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो किसी भी एग्जाम में यहाँ पे पूछा जा सकता है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो। तो जो फर्स्ट कॉटन मिल है इंडिया में, वो सेटअप की गई थी एज ए स्पिनिंग मिल। कहाँ पे? बॉम्बे में 1854 में इसे जो है सेटअप किया गया था। एंड क्योंकि अर्ली 19th सेंचुरी से बॉम्बे जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी जो है वो बन चुका था, क्योंकि यहाँ से जो है ना रॉ कॉटन को एक्सपोर्ट किया जा रहा था टुवर्ड्स द इंग्लैंड एंड चाइना। इंडिया से जो है ना एक्सपोर्ट किया जा रहा था रॉ कॉटन को बॉम्बे से राइट टू दी इंग्लैंड एंड चाइना, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वेस्टर्न इंडिया में जो सॉइल ट्रैक्ट होती है, ब्लैक सॉइल जो कॉटन की खेती के लिए यहाँ पे चाहिए होती है, वो बॉम्बे में इजीली मिल जाती है, यहाँ पे कॉटन को ग्रो किया जा सकता है। तो अब क्या था, व्हेन दी कॉटन मिल्स टेक्सटाइल मिल केम अप, दे कुड गेट सप्लाईज ऑफ रॉ मटेरियल विद द ईज। तो जब यहाँ पे बॉम्बे में कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जो हैं वो यहाँ पे बन जाती हैं, तो उन्हें जो है रॉ मटेरियल एक्वायर करना और भी ज्यादा इजी हो जाता है इन लोगों को, इंग्लैंड एंड चाइना के लोगों को, ओके, जो यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे थे अपनी कंट्रीज में। तो अब क्या था, धीरे धीरे फिर जो है दूसरे एरियाज में भी जो मिल्स है वो यहाँ पे बननी स्टार्ट हो जाती हैं। ओवर 84 मिल्स स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन द बॉम्बे। तो बॉम्बे में जो है ना यहाँ पे अराउंड 84 मिल्स जो है वो बन जाती हैं 1900 तक। एंड मोस्टली ये सारी मिल्स जो थी वो जो बिजनेसमैन होते थे, पारसी एंड गुजराती बिजनेसमैन है, उनके द्वारा ही इन्हें बनाया गया था। एंड इन लोगों के पास पैसा कहाँ से आया था, ये जो है चाइना के साथ व्यापार किया करते थे, वही उसी पैसे से जो है इन्होंने यहाँ पे अपना बिजनेस जो है वो सेटअप कर दिया था। फिर दूसरी सिटीज में भी यहाँ पे जो है मिल्स बननी स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि अहमदाबाद में जो है 1861 में जो है मिल यहाँ पे बनाई गई थी। फिर उसके बाद में कानपुर में भी जो है यहाँ पे मिल बनाई जाती है। तो जब ये कॉटन मिल्स यहाँ पे बन जाती है ना अलग अलग सिटीज में, तो ऑब्वियसली लेबर की डिमांड भी यहाँ पे बढ़ेगी। तो जो लोग यहाँ पे अनएम्प्लॉयड थे, गरीब पीजेंट्स थे, आर्टिजन्स हो गए, एग्रीकल्चर लेबर्स हो गए, तो वो यहाँ पे सिटीज में आकर रहना स्टार्ट कर देते हैं, सो डैट कि वो इन मिल्स में आके काम कर सके।
तो अब क्या था, ऑब्वियसली जब कोई भी यहाँ पे इंडस्ट्री स्टार्ट होती है तो इनिशियली जो है ना उसे कई सारी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है, कई सारी प्रॉब्लम्स जो है ना फेस करनी पड़ती है। सेम चीज यहाँ पे भी होती है, क्योंकि ब्रिटेन से, अब क्योंकि ब्रिटेन में पहले ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, तो ब्रिटेन से जो है ना बना हुआ कपड़ा इंडिया में आ रहा था, जो कि मिल्स में बना हुआ था, फैक्ट्रीज में बना हुआ था, एंड वो कपड़ा जो है ना वो चीप कपड़ा था, मीन जो है सस्ता पड़ता था। तो अब क्या था, फिर इंडिया की इंडस्ट्री को जो है ना उस कपड़े के साथ जो कि यहाँ पे ब्रिटेन से इंडिया में आ रहा था, वो भी चीप था, सस्ता था, एंड उससे फिर जो है compete करना पड़ता है, तो उससे जो है कंपटीशन मिलता है। तो कई कंट्रीज में क्या होता है ना कि जब इंडस्ट्री आपकी नहीं होती है, तो जो भी इंपोर्ट होती है ना यहाँ पे बाहर वाली कंट्री से चीजें, उसके ऊपर जो है ना ड्यूटीज लगा दी जाती हैं ऑन द इंपोर्ट, सो डैट की जो लोकल इंडस्ट्री है उसे प्रोटेक्ट किया जा सके। बट इंडिया में तो गवर्नमेंट ही यहाँ पे जो है ब्रिटेन की थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट थी यहाँ पे, तो वो तो अपने फायदे के बारे में ही सोचेंगे। तो ब्रिटेन से जो कपड़ा यहाँ पे आ रहा था उसके ऊपर कोई भी ड्यूटीज जो होती है या फिर टैक्स वगैरह यहाँ पे नहीं लगाया जाता है, जिसकी वजह से जो है ना कंपटीशन यहाँ पे ज्यादा फेस करना पड़ता है इंडिया की जो इन्फेंट इंडस्ट्रीज थी। सो द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया यूजुअली रिफ्यूज सच प्रोडक्शन टू दी लोकल इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्री को इस तरह की कोई प्रोटेक्शन नहीं दी जाती है इंडिया में। तो फिर बट बाद में जो है धीरे धीरे इंडिया के कपड़े की डिमांड बढ़ती है, बट कब बढ़ती है, जब यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है। तो फिर क्या था कि पूरा ब्रिटेन जो है ना उसे कॉटन की, उसे कपड़े की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो फिर इंडिया की मिल्स को बोला जाता है कि आप हमारे लिए जो है कपड़ा बनाएंगे। ओके, वो कॉल्ड अपॉन टू प्रोड्यूस द क्लॉथ फॉर द मिलिट्री सप्लाईज, क्योंकि जो है इंडिया को बोला जाता है फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से। सो उसके बाद अब हम बात करेंगे अबाउट दी स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, राइट। टीपू सुल्तान की जो तलवार है, जो कि किससे बनी हुई थी, स्टील से बनी हुई थी। किस टाइप की स्टील से, वुड स्टील से जो है वो बनी हुई थी, उसके बारे में अब बात करेंगे। थोड़े से फीचर्स जो है उसके वो यहाँ पे देखेंगे, एंड ये भी देखेंगे कि टीपू सुल्तान की जो स्वॉर्ड है वो इतनी ज्यादा फेमस क्यों है, एंड अभी कुछ समय पहले जो है ये न्यूज में भी थी। तो क्या होता है, इंडिया की स्टील एंड आयरन मेटलर्जी की अगर हम बात करें, तो हम जो है एक स्टोरी से ही जो है इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। फेमस स्टोरी है टीपू सुल्तान की, जिन्होंने 1799 तक मैसूर को रूल किया है, एंड ब्रिटिशर्स के साथ जो है 4 वॉर्स जो है उनकी यहाँ पे हुई थी, एंड एट लास्ट जो है वो युद्ध में उनकी डेथ हो जाती है। एंड बट जब उनकी डेथ होती है तो उनकी जो तलवार थी वो उनके हाथ में ही थी। तो अब ये जो तलवार है ना उनकी, टीपू सुल्तान की, वो इंग्लैंड के एक म्यूजियम में जो है एक वैल्यूएबल कलेक्शंस के तौर पे जो है उसे रखा गया है। तो अब ये जो तलवार है, ये जो स्वॉर्ड है, वो इतनी ज्यादा स्पेशल क्यों है, क्योंकि ये जो तलवार थी, इसकी जो एज थी ना, वो एक तरह से जो काफी ज्यादा तेज धार जिसे हम बोल सकते हैं ना, काफी ज्यादा हार्ड एंड शार्प एज थी इस तलवार की, जो कि सामने का जो आर्मर होता है, सामने वाले पर्सन का जो छाती है उसे इजीली वो चीर सकती थी। एंड जो उसने अपने बचाव के लिए एक तरह से स्टील के पहले आर्मर पहनते थे ना वो, तो उससे भी जो इजीली वो क्रॉस कर सकती थी, इतनी शार्प एज थी इस तलवार की। तो जो क्वालिटी थी ना यहाँ पे, वो इतनी अच्छी क्वालिटी की स्वॉर्ड जो है किस तरह से बनी थी, क्योंकि ये जो स्वॉर्ड थी वो एक हाई जो टाइप का जो कार्बन स्टील होती है ना, स्पेशल टाइप ऑफ हाई कार्बन स्टील, मीन जो स्टील में जो है ज्यादा अच्छा जो कार्बन है वो यहाँ पे यूज किया गया है, जिसे हम वुड्स बोलते हैं, जो कि साउथ इंडिया में ही पाया जाता है, वहां पे जो है इस तरह से स्टील को बनाया जाता है, तो उससे वो बनी हुई थी, राइट। एंड वुड स्टील व्हेन मेड इनटू स्वॉर्ड्स, तो जब वुड स्टील्स जो है, वुड स्टील से यहाँ पे स्वॉर्ड्स बनाई जाती हैं, तो उसकी जो एजेस होती है ना वो बहुत ज्यादा शार्प बनती हैं, एंड बिल्कुल तेज धार जो होता है ना, फ्लावरिंग वाटर पैटर्न वाली जो धार होती है ना, वो उसकी आपको देखने को मिलेगी उस स्वॉर्ड्स की, राइट। तो दिस पैटर्न केम फ्रॉम वेरी स्मॉल कार्बन क्रिस्टल्स इम्बेडेड इन द आयरन, क्योंकि ये पैटर्न पता है किस तरह से बनाया जाता है, छोटे छोटे कार्बन क्रिस्टल्स जो होते हैं ना उन्हें आयरन में इम्बेड किया जाता है, उन कार्बन क्रिस्टल्स की वजह से जो है ना ये इसकी तेज धार यहाँ पे बनती है। तो एक यहाँ पे फ्रांसिस बुचानन जो है, उन्होंने मैसूर को 1800 में टूर भी किया था, जब टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी उसके 1 साल के बाद की ये बात कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने जो है ना इस एक तरह से तलवार को स्टडी करने की कोशिश की थी, एंड एक अकाउंट जो है वो यहाँ पे लिख दिया था, जिसमें उन्होंने वुड स्टील बनाने की जो टेक्निक होती है ना वो यहाँ पे लिखी थी,
राइट। एंड उन्होंने ये बोला था कि डेट की वुड स्टील वाज प्रोड्यूस्ड इन मैनी हंड्रेड ऑफ स्मेल्टिंग फर्नेसेस इन द मैसूर, कि मैसूर में जो है ना कई सारी इस तरह की फर्नेसेस जो है उन्हें यहाँ पे मिली थी जिसमें इस तरह की स्टील जो है वो बनाई जाती है, वुड स्टील बनाई जाती है। तो इन फर्नेसेस में जो है ना आयरन को मिक्स किया जाता है विद द चारकोल। आयरन को किसके साथ मिक्स किया जाता है? चारकोल के साथ। एंड फिर उसे जो है एक क्ले के पॉट के बीच में जो है रख दिया जाता है। मिट्टी का जो पॉट होता है उसमें उसे फिर रख दिया जाता है, फिर उसे टेम्परेचर वगैरह जो है वो दिया जाता है। एंड द स्मेल्टर प्रोड्यूस स्टील इंगोट्स। तो फिर जो स्मेल्टर्स होते हैं ना वो इस स्टील इंगोट्स जो गोले होते हैं ना वो यहाँ पे बनाते हैं स्टील के, दैट वर यूज्ड फॉर स्वॉर्ड मेकिंग नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन द वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया टू। तो फिर इसी के इस स्टील इंगोट्स को जो है ना उस आयरन के साथ जो है फिर एक तरह से एडअप कर दिया जाता है। छोटे छोटे गोले जो है इसके वो बनाए जाते हैं स्टील के, वो इस तलवार में जो है वो लगा दिए जाते हैं। तो वुड्स जो नेम है वो कहाँ से डिराइव हुआ है? ये एक एंग्लिसाइज्ड वर्जन है। किसका? कन्नड़ वर्ग है उक्कू, तेलुगु का वर्ड है हुक्कू, एंड तमिल एंड मलयालम वर्ड है उरुक्कू। इन सभी का मीनिंग क्या है? स्टील है। तो इन सभी का जो है ना एंग्लिसाइज्ड वर्जन उन्होंने वुड्स रख दिया था, वुड स्टील, राइट, जो कि इस तरह से बनती है। आयरन को जब चारकोल के साथ मिक्स करके जो है उसे स्मॉल क्ले पॉट्स में रख दिया जाता है, फिर उसे जो है टेम्परेचर्स के साथ कंट्रोल किया जाता है। एंड फिर जो स्मेल्टर्स हैं वो भी छोटे छोटे स्टील के इंगोट्स यहाँ पे बनाते हैं। ओके, एंड उन्हीं स्टील इंगोट्स को यहाँ पे यूज किया जाता है तलवार बनाने के लिए। एंड इंडिया की जो ये टेक्निक है ना वुड स्टील की, इसे कई सारे यूरोपियन साइंटिस्ट जो है वो काफी ज्यादा फैसिनेट भी हुए थे। इसी में से एक नाम है माइकल फेरेडे, जो कि एक तरह से डिस्कवर थे इलेक्ट्रिसिटी के एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के। उन्होंने काफी सारे जो है ईयर्स यहाँ पे स्पेंड किए हैं इंडिया की वुड स्टील को स्टडी करने में, राइट। सो हाउएवर जो वुड स्टील मेकिंग प्रोसेस था वो पूरे साउथ इंडिया में जो है काफी लोग उसे जानते थे, बट मिड 19th सेंचुरी तक आते आते जो है ना ये प्रोसेस जो है टोटली लॉस्ट आउट हो जाता है। क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि स्वर्ड्स एंड आर्मर मेकिंग इंडस्ट्री डाइड विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। जब कॉन्क्वेस्ट हो जाता है इंडिया का, कॉलोनियल इंडिया बन जाता है, तो ऑब्वियसली जो है उस समय में कोई भी वो जो ब्रिटिशर्स हैं वो इस इंडस्ट्री के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं। एंड आयरन एंड स्टील को जो है ना इंग्लैंड से वो फिर इंडिया में इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर जो है विलेजेस में जो है फिर जब ये ब्रिटिशर्स यहाँ पे आ जाते हैं तो विलेजेस में जो है कई सारी अबेंडेंट फर्नेसेस जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ वुड स्टील रिक्वायर्ड हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग आयरन, राइट। आयरन को किस तरह से रिफाइन करना है वो एक हम बोल सकते हैं कि ये स्पेशलाइज्ड टेक्निक है, तो वो एक हाईली स्पेशलिस्ट पर्सन जो है ना वो ही इसे कर सकता है। बट 19th सेंचुरी तक जो है ना आयरन स्मेल्टिंग का जो काम था वो एक्सट्रीमली कॉमन था, बट जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आ जाते हैं तो फिर तो टोटली डिक्लाइन हो जाता है। तो बिहार एंड सेंट्रल इंडिया में हर डिस्ट्रिक्ट में जो है स्मेल्टर्स यहाँ पे हुआ करते, जो कि लोकल डिपॉजिट्स जो होते हैं ना यहाँ पे आयरन ओर के टू प्रोड्यूस दी आयरन, वो यहाँ पे यूज किया करते थे। मीन आयरन को प्रोड्यूस करने के लिए आयरन ओर को के जो है लोकल डिपॉजिट्स यहाँ पे बिहार एंड सेंट्रल इंडिया में इजीली मिल जाते, तो वहां से जो है वो ये आयरन ओर जो की रॉ मटेरियल है आयरन बनाने के लिए इजीली उसे यूज किया कर सकते थे। एंड फिर जो है इसी से जो है टूल्स वगैरह जो है वो यहाँ पे बनाया करते थे इस आयरन से। एंड द फर्नेसेस वर मोस्ट ऑफन बिल्ट ऑफ क्ले एंड सन ड्राइड ब्रिक्स। तो ये फर्नेसेस जो थी वो किससे बनी हुई थी? ब्रिक्स से एंड क्ले से वो बनी हुई थी। एंड जो स्मेल्टिंग का काम है वो मोस्टली मैन किया करती थे, एंड जो वुमेन है वो दूसरे जो हेल्पिंग वाले काम होते हैं जैसे कि पंपिंग एयर को पंप करना यहाँ पे, राइट, सो डैट की चारकोल को बर्न किया जा सके। तो इस तरह के काम वुमेन यहाँ पे किया करती थी, राइट। तो यहाँ पे बेलोस जो है वो एक वर्ड लिखा गया है, डेट वर्क दी बेलोस। बेलोस जो है एक डिवाइस होता है या फिर एक इक्विपमेंट होता है एयर पंपिंग के लिए, राइट। सो अब क्या था, बाय द लेट 19th सेंचुरी जैसे कि आपको बता चुकी हूँ कि आयरन स्मेल्टिंग का काम जो है वो डिक्लाइन हो जाता है। एंड इन मोस्ट विलेजेस जो फर्नेसेस थी वो अब जो है वो खाली पड़ी हुई थी, डिसयूज थी, एंड द अमाउंट ऑफ आयरन जो वहां से प्रोड्यूस किया जाता था वो टोटली डाउन हो जाता है। तो ऐसा क्या रीजन था कि हाउएवर यहाँ पे जो है कॉलोनी बन चुकी थी इंडिया जो है वो एक कॉलोनियल इंडिया बन चुका था, तो ये जो इंडस्ट्री है वो इस तरह से डिक्लाइन क्यों हो जाती है? लोग जो है फर्नेसेस को जो है इस तरह से खुला क्यों छोड़ देते हैं? तो इसके पीछे जो है रीजंस वो देखते हैं।
ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे आ जाते हैं, नए फॉरेस्ट लॉ पास कर दिए जाते हैं एंड जो लोग हैं वो अब रिजर्व फॉरेस्ट में नहीं जा सकते थे, तो उन फॉरेस्ट से जो है ना वो वुड जो है यहाँ पे लाया करते थे, उन फॉरेस्ट से जो है वो वुड लाया करते थे फॉर दी चारकोल, सो डैट की चारकोल यहाँ से बनाया जा सके। तो जब यहाँ पे उन फॉरेस्ट को रिजर्व ही कर दिया गया तो वो यहाँ पे लकड़ी कहाँ से लाएंगे फॉर दी चारकोल। एंड इवन जो आयरन ओर है, रॉ मटेरियल जो है फॉर मेकिंग दी आयरन, वो कहाँ से लाएंगे, क्योंकि जब वो जो है वो उन एक तरह से उन एरियाज में वो जा ही नहीं सकते हैं। सो वो हाउएवर जो है फॉरेस्ट लॉ को कुछ हद तक डिफाई कर भी देते हैं एंड सीक्रेटली जो है वो एंटर भी हो जाते हैं फॉरेस्ट में, वुड को कलेक्ट भी कर लेते हैं, बट वो जो है ज्यादा देर तक जो है ना वो चोरी छुपे वहां पे नहीं जा सकते थे। तो वो ज्यादा देर तक जो है इस चीज के ऊपर जो है अपने ऑक्यूपेशन को सस्टेन नहीं कर सकते थे। इसकी वजह से जो है कई लोगों ने अपना जो काम था वो छोड़ दिया था, गेव अप देयर क्राफ्ट एंड लुक फॉर द अदर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। एंड कुछ एरियाज में गवर्नमेंट ने जो है ना असेस ग्रांट भी कर दिया था कि वो फॉरेस्ट का यूज कर सकते हैं, बट आयरन स्मेल्टर्स को जो है ना फिर यहाँ पे काफी ज्यादा जो टैक्स है वो देना पड़ता था टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इसी शर्त के ऊपर उन्होंने यहाँ पे हाँ की थी कि आप फॉरेस्ट को यूज कर सकते हैं, उसके बदले में आपको जो है यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। तो इतना टैक्स तो वो दे नहीं सकते थे, उनकी जो इनकम है वो ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाएगी। तो जिसकी वजह से क्या होता है, दूसरा ये भी रीजन था कि आयरन एंड स्टील जो है वो ब्रिटेन से भी इंपोर्ट किया जा रहा था एंड जो आयरन स्मिथ थे वो मोस्टली जो ब्रिटेन से इंपोर्ट किया गया था आयरन वगैरह या फिर स्टील, उसी का यहाँ पे यूज कर रहे थे फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द यूटेंसिल्स एंड द इम्प्लीमेंट्स। एंड जिसकी वजह से जो डिमांड थी ना यहाँ पे लोकल स्मेल्टर्स की जो कि आयरन प्रोड्यूस करते थे उसकी, उस आयरन की जो डिमांड है वो टोटली लोअर हो जाती है। एंड जो लोग हैं उन्हें जो है यहाँ पे न्यू कंपटीशन जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा था। जो आर्टिजन्स यहाँ पे आयरन एंड स्टील को बना रहे थे उन्हें काफी ज्यादा कंपटीशन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है जब ब्रिटिश इंडिया बन जाता है, राइट। इंडिया जो है वो एक कॉलोनी बन जाता है, तो इसकी वजह से जो है ना यहाँ पे लोगों ने ये काम करना छोड़ दिया था। तो ये चीज जो है आपके लिए मीन्स पर्सपेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके लिए एक मीन्स का एक आंसर बन सकता है, राइट। सो विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो एंड एक ही पार्ट जो है इसका वो रह गया है एंड इस उसके बाद जो है हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, राइट। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।